जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आ गए हैं इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का पार्ट 5 वीडियो लेकर, यानी उसमें ज्योग्राफी भी है और अर्थशास्त्र का दूसरा वीडियो है। और हम लोग 41 तक क्वेश्चन हुआ था और 41 से आज शुरू हम लोग कर रहे हैं। तो जितना जल्द हो सके आप लोग जुड़ जाइए और तब धक्का धक आज हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है बबुआ जी। अब कह रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किसका है जी? पटना का। मतलब बिहार में सबसे ज्यादा कहीं पैसा है, कहीं से आमदनी आता है तो वो है पटना का, ठीक ना। अब कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है, उसके बाद से अप्रैल के बाद से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च तक 1 साल हो जाता है। उसको हम लोग वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला बबुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा आय रोहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ये बताइए। अगर प्रति व्यक्ति आय न रहेगा तो हमारा विकास थोड़ी होगा जी, राज्य का विकास थोड़ी होगा, हमारे देश का विकास थोड़ी होगा। जब तक प्रति व्यक्ति आय ज्यादा ना होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। समझ में आ गया ना। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO करता है। सी मतलब होता है ना सेंट्रल, एस माने स्टेटिकल, IU ऑफिस होता है यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है। इन सारा चीज गणना को देख रेख करता है। कौन सा गणना का? तो भारतीय राष्ट्रीय आय का, माने भारत के पास कितना आय आता है 1 साल में, उसका देख रेख की संस्था करता है जिसका नाम है CSO। चलिए बबुआ हुआ, अगला बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है? CSO की स्थापना कब हुई थी? तो CSO की स्थापना 1954 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है बबुआ जी? इसका मुख्यालय हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक ना। आगे कह रहा है 27 नंबर, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक पद का होता है। जब तक हम, अभी ना हम लोग बात किए कि जब तक हमारा प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा तब तक किसी राज्य का, किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। अगला क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो याद रखिएगा दादा भाई नारोजी को। ग्रेन मैन ओल्ड कहा जाता है तो दादा भाई नारोजी को कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के हैं। इन्होंने बहुत कुछ अर्थशास्त्र में विकास किया। यानी अब समझना है मेरे गुरुजी। कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो रेन गर ने दिया था। ये मतलब किसका? तो गरीबी के बारे में उन्होंने बताया था, जिसका नाम क्या है? रेनगर है, ठीक ना। आ जाओ मेरे गुरुजी। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है गोवा का हर व्यक्ति जहां जितना रहता है गोवा में, वो जितना भी वहां व्यक्ति रहता है उसका ना महीना का इनकम बहुत ज्यादा है, तो साल का भी इनकम ज्यादा होगा। यानी प्रति व्यक्ति आय हमारे भारत में सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति के पास है, किसी राज्य के पास है, तो वो है क्या? गोवा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे गुरुजी? कह रहा है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब मैंने बताया कि साल में जितना इनकम हुआ उसको ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। उससे हमारा देश का विकास होता है। जगह जगह जो भी काम होता है हमारा देश उतना खर्च करता है। आ जाइए बबुआ जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितने कैलोरी निर्धारित की गई है? मतलब ना, अगर हम लोग को चाहिए तो 2400 कैलोरी होगा तब जाकर गरीबी रेखा निर्धारण के लिए सक्षम होगा, संभव होगा। आप जानते हैं अगला कह रहा है बबुआ कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है?
तो बता देते हैं भूमि का क्या होता है, लगान। मतलब खेती जो हम लोग करते हैं तो साल का हम लोगों का लगान देना पड़ता है, जिसको हम लोग सरकार को देते हैं, जिसका भूमि का टैक्स कहा जाता है, ठीक ना। ये शुरू से ही वैसे लगान चला आता है। हम लोग अपने भाषा में मालगुजारी कहते हैं। मालगुजारी का मतलब होता है कि जो हमारा खेत हम लोग बोते हैं उसका साल का टैक्स सरकार को देते हैं, उसको मालगुजारी कहते हैं। अगला बबुआ कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1848 ईस्वी को लगाया गया था। कब लगाया गया था जी? 1848 ईस्वी को पहली बार आय का अनुमान लगाया गया था। कौन सा आय का? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, बबुआ कह रहा है कि चक्रीय प्रवाह का सर्वप्रथम संबंध है। चक्रीय प्रवाह का मतलब होता है चारों तरफ, यानी उत्पादन पर, आय पर और व्यय पे। उत्पादन होगा, पहले उत्पादन होगा तबे तो आमदनी होगा, आमदनी होगा तबे तो व्यय होगा। ये हमारा अर्थशास्त्र का मुख्य भूमिका निभाता है। अब कह रहा है बबुआ कि आय और उपभोग में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर वही होता है, बचत होता है। जब आय होगा, देखिए कहते हैं ना, आय जब इनकम होगा तो उसमें खर्च करेंगे, तो इनकम में से खर्च घटाएंगे तो बचते न होगा जी। आइए गुरुजी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? मतलब भारत का, चाहे किसी देश का जब आमदनी होगा उसका अर्थ क्या होता है? तो किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। जितना हम लोगों का दाम महंगा होगा उतना ही हमारे देश का रुपया जो होगा ना अवमूल्यन होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। साख का अर्थ है क्या है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता होता है, यही साख होता है। सबसे ज्यादा बिजनेस में और हमारे बैंकों में इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला करें, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का मतलब होता है ना आदान प्रदान करना है। अगर कोई वस्तु को खरीदना है, चाहे कुछ करना है, तो जब तक हम आदान प्रदान ना करेंगे तब तक हमारा देश का विकास और व्यक्तिगत विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आपके पास 10,000 रुपया है और अपने पासे रख लिए हैं, और उसी तरह अपने जो पेटी है चाहे टैची उसी में रख दीजिएगा, तो क्या विकास होगा? उससे कोई सामान खरीदिएगा, या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। तो हमारे देश में रुपया जा रहा है ना, तो जितना ही हमारा रुपया इधर से इधर एक्सचेंज होगा उतना ही हमारा आर्थिक विकास भी होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। देखिए वही ना बता रहे हैं, जमा जमा कर दीजिएगा तो क्या फायदा है, उसको ना लेन देन करते रहिए, तबे तो हमारा विकास होगा, तबे तो घरेलू विकास होगा। चलिए गुरुजी आगे क्या कह रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा। बबुआ पत्र मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलित है अभी। मनुष्य का आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए सबसे तो महत्वपूर्ण फिलहाल में हम लोग का मुद्रा है। मुद्रा रहेगा तभी तो घर बनाएंगे, मुद्रा रहेगा तभी तो कपड़ा खरीदेंगे, मुद्रा रहेगा तभी तो स्वेटर खरीदेंगे, तबे तो हम लोग कोई खान पान बाहर में जाकर कर सकते हैं। अब मुद्रा ना रहेगा तो टाकेंगे, ए ए देवा हो, ऐसा करेंगे नहीं ना। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि मुद्रा वो है कि जो मुद्रा का कार्य करती है? EFA वाकर व्यक्ति जो थे उन्होंने कहा था कि मुद्रा वो है कि जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक ना। आगे आइए बबुआ क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुद्रा का उदाहरण है, मुद्रा का उदाहरण क्या है? बैंक ड्राफ्ट है, ठीक ना। ये हमारे अर्थशास्त्र के शब्द है जो बैंकिंग में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है तो क्या है? तो डेबिट कार्ड है जी। डेबिट कार्ड सबसे ज्यादा आजकल उपयोग में लाया जा रहा है, ठीक ना। साख की आधार क्या है? तो साख की आधार विश्वास है। विश्वास नहीं रहेगा, देखिए विश्वास है तभी आप कोई काम कर सकते हैं, विश्वास नहीं तो काम नहीं हो सकता है बबुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या
कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्वीडन की मुद्रा कोरोना है, यानी कोरोना है। और टका किस देश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की है। अब भारत की मुद्रा रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है जी, रुपया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, तो जानते हैं 2016 में। 2014 में उनकी जीत हुई थी, तो 2016 में 2 साल के बाद से विमुद्रीकरण का मतलब था पैसवा को एक्सचेंज करना, ठीक ना। कि अब कहता है कि मतलब मुद्रा को चेंज करना। बचत क्या है, तो बचत आय तथा उपभोग का अंतर है। अभी मैंने समझाया था कि मान के चलते हैं उपभोग करेंगे, उपभोग करेंगे, उपभोग करेंगे ना जी, तो किस में से करेंगे, आय में से करेंगे। किस में से करेंगे जी, आय में से करेंगे। आय में से उपभोग को घटाएंगे तो हमारा बचत ना प्राप्त होगा जी। अगर 10 रुपया हमारा इनकम है, उसमें से 2 रुपया खर्च कर देते हैं, तो 8 रुपया हमारा क्या हुआ, बचत हुआ। यही हमारा क्या होगा, बचत होता है। दिनार, दिनार किस देश की मुद्रा है, तो इराक की मुद्रा दिनार है। बहुत ज्यादा ही फेमस भी है, ठीक ना। चलिए बबू आगे बढ़ते हैं। आइए, मेरे गुरुजी कह रहा है कि भारत का सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला चलते हैं, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो आयकर को। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो जानते हैं प्रत्यक्ष कर क्या होता है, कि मतलब कोई सामान हम डायरेक्ट किसी से खरीद लेते हैं और उसी के पास बनता है, वो प्रत्यक्ष कर हो जाता है। कि जैसे कि अगर हम लोग जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चा सीधे क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो प्रत्यक्ष हो गया। अब एक दूसरे से, तीसरे से, चौथे से करेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक ना। अगला कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, तो सेबी है। शेयर बाजार का जो देख रेख करता है, जो संस्थान है, वो हमारा सेबी है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सारा शेयर का यही देखरेख संस्था करता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बंगाल देशी अर्थशास्त्री कौन है, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, ठीक ना। इन्होंने क्या किया, बंगाल का अर्थशास्त्री है जिनको सम्मानित किया गया, किससे जी, नोबेल पुरस्कार से। एक बार पूछा हुआ था, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत का मतलब भारत सरकार से प्रमाणित किया गया है, जो अभी 14 है, और भी संख्या बढ़ गया है, लेकिन ये पुराना डाटा है, ठीक ना। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, जो रुपया पे, रुपया जो नोट आता है 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, वो कौन जारी करता है, तो वो हमारा आरबीआई करता है। आरबीआई क्या नाम, इसका फुल नेम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। यह एक सरकारी, भारत में मात्र एक ही को सरकारी बैंक है जिसका नाम क्या है, आरबीआई है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे गुरुजी, कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो केंद्रीय बैंक आरबीआई है। मैंने बोला कि एक ही हमारे देश में गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, जिसका नाम है आरबीआई। इसमें खाता डायरेक्ट नहीं खुलता है। ये कंपनियां, ये सरकारी जो बैंक है, ये जो हमारे प्राइवेट लिमिटेड जो बैंक है, उनको देख रेख करती है, उनका लोन देती है, उनका पैसा देती है, यही सब करते रहती है। इसी का नाम आरबीआई है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा।